सही है, चालू है। चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कल संडे की वजह से क्लास नहीं आ पाई थी, तो आज वही क्लास दोबारा से डाली जा रही है, वियोजन अपक्रिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए समझिए, वियोजन अपक्रिया, वी माने क्या होता है, वियोजन, जब किसी पदार्थ यौगिक का वियोजन हो जाए, अलग हो जाए, तो वो क्या कहलाती है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। समझिए, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हमने गर्म किया तो क्या बना, सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में परिणित हो गई। ये है अपनी वियोजन अपक्रिया। तो समझ लीजिए अपक्रिया क्या होगी, जब किसी यौगिक को दो या दो से अधिक यौगिकों में बदल दिया जाता है तो यह क्रिया वियोजन अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? नहीं तो इसके आगे फिर आगे देखते हैं विस्थापन अपक्रिया। ठीक, ये आगे फिर समझते हैं विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन अपक्रिया क्या है, जब किसी यौगिक की क्रिया हम किसी धातु के साथ कराते हैं, किसके साथ, धातु के साथ, तो वो एक नए यौगिक का निर्माण करती है या उसको विस्थापित कर देती है। जैसे विस्थापन मतलब एक चीज को विस्थापित कर दिया, मतलब अपना वर्चस्व रखना, क्या कहलाता है, विस्थापन करके। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें किसी धातु की जब कोई क्रिया कराई जाती है तो वह उस यौगिक के साथ अपना स्थान ले लेती है, तो वह विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम सल्फेट की क्रिया, कॉपर सल्फेट की क्रिया हमने फेरिक धातु के साथ कराई है, तो किसके, तो फेरिक सल्फेट तथा कॉपर धातु प्राप्त हो गई। जैसे हमने फेरिक सल्फेट की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराई है, तो मैग्नीशियम सल्फेट तथा फेरिक अपक्रिया फेरिक धातु प्राप्त हो गया। समझ में आया? फिर जैसे द्विविस्थापन अपक्रिया या उभय अपघटन अपक्रिया। ये अपक्रिया क्या, द्विविस्थापन मतलब जब दो चीज़ों को बदल दिया जाए, जब दो चीज़ों को बदला जाए तो क्या होती है, द्विविस्थापन अपक्रिया। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट की क्रिया हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कराई है, तो क्या मिला, एल्यूमिनियम नाइट्रेट तथा पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। ये क्या है, अपनी द्विविस्थापन अपक्रिया है। ऊष्मा छिपी अपक्रिया क्या होती है, वे अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, तो वो क्या कहलाती है, ऊष्मा छिपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हम जब कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो ऊर्जा निकलती है 94 किलो केल्विन ऊर्जा भी निकलती है। ठीक है, किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। अगर हम जल की हाइड्रोजन की क्रिया हम कराएं ऑक्सीजन के साथ तो जल बनता है, प्लस उसमें ऊष्मा भी निकलती है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दो और इम्पॉर्टेंट अपनी बची हैं, ऊष्मा शोषी अपक्रिया व रेडॉक्स अपक्रिया। ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है, वह अपक्रिया जिसको होने में ही ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। मतलब जैसे हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो उसमें पौधों को क्रिया करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है कि नहीं, तो वो क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया। वही क्रिया मैंने लिखी है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जल के साथ किसकी उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और हरित लवक होना चाहिए, तो क्या बनाता है, ग्लूकोज, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो ये किसकी क्रिया है, ऊष्मा शोषी अपक्रिया है। फिर अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है रेडॉक्स अपक्रिया। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें, ध्यान से देखना, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ में होते हैं, रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। और यह अपक्रिया दोनों साइड हो सकती है, इस साइड से इस साइड, इस साइड से इस साइड भी हो सकती है। तो जैसे हमने कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन के एक अणु के साथ हमने कराई, तो क्या कॉपर धातु और जल प्राप्त हुआ। अगर हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में कराई तो Mg होना चाहिए, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा जल तथा क्लोरीन गैस हमको प्राप्त
हुई। तो यहाँ से समझ में आया रेडॉक्स अपक्रिया। एक बार और समझ लीजिए, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ में होते हैं रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। इसका मार्क ये देखो दोनों साइड का बनता है, ठीक है। और इसके बाद अब हम आगे चलेंगे, आगे समझते हैं संक्षारण, ठीक है। कौन सा? संक्षारण। देखिए चलिए अब समझते हैं संक्षारण। संक्षारण नाम से ही पता चलता है। देखो संक्षारण क्या होता है? संक्षारण जब किसी चीज का नष्ट होना, क्या कहलाता है? नष्ट। जब कोई वस्तु नमी युक्त स्थानों में पड़ी रहती है तो अपने जो पूर्ण अवस्था है उससे बिखरने लगती है, तो इसकी यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहा है, लोहा नमी की वायु की उपस्थिति में पड़ा रहता है तो कुछ समय बाद उसमें जंग लगने लगता है, तो यही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। अब धातुओं के संक्षारण रोकने के उपाय। धातुओं को संक्षारण रोकने के कई उपाय हैं। नंबर 1, धातुओं में तेल या ग्रीस लगाकर, धातुओं में क्या लगाकर? धातुओं में तेल या ग्रीस लगाकर, ठीक है। नंबर 2, धातुओं को मिश्र धातु बनाकर, क्या बनाकर? धातुओं को मिश्र धातु बनाकर, मिश्र धातु बनाकर किया जा सकता है। नंबर 3, अगर धातुओं में जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाए तो भी धातुओं को संक्षारण से रोका जा सकता है। समझ में आया? 3 फिर से एक देख लीजिए। चौथा है धातुओं के उनमें पेंट का शोधन करके, पेंट लगा दिया जाए तो उससे भी हो जाता है, तेल या ग्रीस लगाकर। दूसरा है मिश्र धातु बनाकर। तीसरा है उनमें जिंक की पतली परत चढ़ाकर। चौथा है उनमें पेंट लगाकर। तो धातुओं को संक्षारण रोकने के ये 4 उपाय हैं। आगे समझते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है? जब कोई वस्तु है, जैसे हम लोग लेते हैं चिप्स वगैरह, तो उनको एक नियमित समय तक शुद्ध बनाए रखने के लिए जो भी क्रिया की जाती है, जैसे किसी खाद्य पदार्थ को एक निश्चित समय तक सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में भरकर रखा जाता है, जिससे वे खाद्य पदार्थ कुछ समय के लिए खराब नहीं होते हैं। यही क्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। क्या कहलाती है? विकृत गंधिता। इसके बाद आज से जितना इम्पोर्टेंट था उनपे इम्पोर्टेंट है जो विकृत गंधिता है, आपकी संक्षारण है, धातुओं के संक्षारण रोकने के उपाय हैं, प्रस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, उस रेडॉक्स अभिक्रिया है। इतना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहीं से आज का आपका चैप्टर समाप्त होता है। कल अगला चैप्टर पढ़ेंगे। जब तक सभी लोग लाइक करें, कमेंट करें और एक दूसरे को शेयर भी करें, जिससे और थोड़ा मोटिवेट हो चैनल और हमको भी प्रेरणा मिले। और अगर कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो जय हिंद बच्चों।